नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से घटना चक्र पर। आप सब जैसे जानते हैं, आप सभी ने पेट का एग्जाम दिया होगा। पेट का एग्जाम देने के बाद आपके सामने बहुत सी वैकेंसीज, जो भी एग्जाम के लिए आप एलिजिबल होते हैं, उन सारे एग्जाम को आप देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक वैकेंसी आपके सामने है विलेज पंचायत ऑफिसर की, जिसके लिए हम यहाँ पे सिलेबस कवर कर रहे हैं। इस कोर्स को चालू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, घटना चक्र की बीपीओ यानी कि विलेज पंचायत ऑफिसर की कम्युनिटी से आप जुड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप एक नंबर दिया गया है, यहां पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मैसेज में सिंपल वीपीओ लिखना होगा और 8081255444 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। इसके बाद आप इस कम्युनिटी से जुड़ जाएंगे और इस एग्जाम से संबंधित सारी जानकारी ले पाएंगे। साथ के साथ इस क्लास में जो हम पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं इस एग्जाम के लिए, उसकी जो ये पीपीटी है, इसको भी आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके हम पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और वहां पे जो भी आयाम है, बहुत बारीकी से सारी चीजों को वहां पे हम लोग देखेंगे। देखिए, विलेज पंचायत ऑफिसर की अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि हमारे देश में विकेंद्रीकरण सिस्टम लागू है, यानी कि जो शासन व्यवस्था है उसका विकेंद्रीकरण किया गया है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट को देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को देखेंगे और स्थानीय शासन को देखेंगे। यहां पे बात हो रही है पंचायती व्यवस्था की। पंचायती व्यवस्था में आप देखेंगे कि दो तरह के उसमें कर्मचारी मिलते हैं। एक तो मिलते हैं जो आप चुनते हैं, जनता जो चुनती है, दूसरे होते हैं उनकी सहायता के लिए सरकार नियुक्त करती है। तो विलेज पंचायत ऑफिसर उसी प्रकार का एक अधिकारी होता है और उससे संबंधित जो कार्य होते और उन सारी चीजों को हम यहां पर गहनता से समझेंगे। साथ के साथ विलेज गांव की जो पंचायत होती है वो किस प्रकार से काम करती है, उसके क्या पहलू हैं, जनता को क्या अधिकार है, पंचायत किस प्रकार से काम करती है, किस प्रकार से उसका इतिहास रहा, क्या क्या उत्तर प्रदेश में अधिनियम है और इसके अलावा क्या क्या उत्तर प्रदेश की स्कीम्स चल रही हैं जनता के लिए। इस प्रकार की बहुत सी चीजों को हम कवर करने वाले हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिया गया है। तो इसके लिए मैं आप एक चीज और बता दूं कि इसकी जो किताब है, आप चैनल पे जाएंगे, उसका रिव्यू आपको मिल जाएगा। वो किताब मार्केट में आ चुकी है। तो मैं यहां पे क्लास चालू करने से पहले आपको एक चीज ये बता दूं कि वो किताब अवश्य ले लीजिएगा। हालांकि इसमें हर चीज को मैंने इंक्लूड करने का प्रयास किया है इस वीडियो में, लेकिन साथ के साथ यदि डिटेल से आप पढ़ना चाह रहे हैं तो बुक आपके पास अवश्य होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला चैप्टर है जो हम शुरू करेंगे आज, पंचायती राज व्यवस्था का इतिहास तथा उसके संबंध में संवैधानिक उपबंध। ठीक है, यानी कि उसका इतिहास क्या था और उसके बारे में प्रावधान क्या किए गए। हालांकि बहुत से लोगों ने पॉलिटी पढ़ी होगी तो बहुत ऐसा कुछ नया नहीं मिलेगा कि आप जो ना जानते हो। बेसिक 73वां संविधान संशोधन, खासकर 73वां, 74वां तो भी स्थानीय स्वशासन के लिए है, लेकिन वो नगरीय व्यवस्था के लिए है। तो ये मोटी मोटी चीजें आप जानते होंगे, लेकिन यहां पे कुछ और भी बारीक चीजें हमको जानने को मिलेंगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। तो आइए पहले हम इसका इतिहास देखते हैं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐसा नहीं है कि पंचायती राज व्यवस्था आजादी के बाद या फिर 73वें संविधान संशोधन से आई। इसका इतिहास आप देखने जाएं तो बहुत पुराना इतिहास है। इतना पुराना इतिहास है कि जब से मानव सभ्यता डेवलप हुई, कहीं ना कहीं छोटा छोटा शासन हुआ और वही चल के आगे बढ़ा। आप देखेंगे कि अगर हम सबसे पुराने जो हमारे पास लिखित साक्ष्य हैं, ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो यहां पे भी आप देखेंगे तो सभा, समिति और विदथ जैसी संस्थाएं मिलती हैं, जिसमें लोग इकट्ठा होते थे, अपने पहलुओं को रखते थे और आपस में चर्चा करते थे और वहां पे निर्णय लिया जाता था। ठीक है, सभा कुछ वरिष्ठ लोगों की होती थी, समिति गांव के सामान्य लोगों की होती थी। इस प्रकार से आप देखेंगे यहां पे रामायण के अध्ययन में, रामायण काल कहें या रामायण में जो हमारे पास ऐतिहासिक स्रोत हैं लिखित साक्ष्य के तहत, ठीक है, वहां पे अगर आप देखेंगे पे भी जो है आपको देखेंगे कि यहां पे पुर और जनपद नामक इकाई का वर्णन मिलता है जो शासन की इकाई थी। और वहां पे भी जो है आप देखेंगे कि स्थानीय जनता की जो इच्छा थी उसको महत्व दिया जाता था। स्थानीय शासन की जो इच्छा थी उसको महत्व दिया जाता था। उसके अलावा अगर हम बात करें महाभारत में ग्रामिक और दशक दो हमको पदों का उल्लेख मिलता है। ग्रामिक मतलब जो ग्राम का मुखिया होता था, दशक मतलब जो 10 गांव को मिलाकर एक इकाई होती थी उसका जो मुखिया होता था। उसके साथ देखें तो हम वैदिक युग में अगर हम देखें ऋग्वेद के बाद तो वहां पे देखें पंचायतन शब्द का उल्लेख मिलता है। पंचायतन वैसे तो जो इतिहास पढ़े हैं ठीक से या कुछ लोग जानते होंगे कि पंचायतन जो एक शैली है, मंदिर निर्माण की शैली है, मूल रूप से शब्द वहीं से लिया गया है। इसमें होता क्या आप लोग ने देखा भी होगा, जो मंदिर होता है
मंदिर में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मंदिर में इस प्रकार से गर्भगृह होता है जनरली, ठीक है, बहुत होगा, गोल होगा, लेकिन आप देखेंगे कि इसके केंद्र में या यहाँ पे एक मंदिर के प्रमुख देवता होते हैं। उसके अलावा आप देखते हैं कि यहाँ कोने कोने में भी कुछ कुछ मूर्तियां रखी होती हैं। तो इसी प्रकार से इस शैली को पंचायतन शैली बोलते हैं, जो ये पंचायत से प्रेरित है, ठीक है, कि 5 लोग मिलकर न्याय करते हैं, ये देवता है, ठीक है। यहां पे अगर आप देखें तो गुप्त काल में एक पद मिलता है विषयपति का, ठीक है, विषयपति, जो जिला पंचायत अधिकारी होता था। यानी कि गुप्त काल में अगर हम तुलना करें जिला पंचायत अधिकारी की, या जिला पंचायत का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको विषयपति कहते थे। यानी कि साक्ष्य मिलता है कि गुप्त काल में भी यह व्यवस्था थी। मध्यकाल में आते हैं, ठीक है। मध्यकाल में देखें तो मध्यकाल में पटवारी और चौधरी नामक 2 पदों का उल्लेख मिलता है, ठीक है, जो प्रमुख अधिकारी थे पंचायत से संबंधित। पटवारी का काम क्या था? राजस्व का संग्रह करना, ठीक है, छोटे स्तर पर। और चौधरी का क्या था? चौधरी क्या करता था? पंचों की सहायता से विवादों को निपटाने का एक निपटारण कराता था, उससे संबंधित एक अधिकारी था। तो इस प्रकार से बहुत ही संक्षिप्त में, बहुत ही शॉर्ट रूप से हमने जो पंचायत का पृष्ठभूमि थी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी, उसको देख लिया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे तो वहां पे आपको इसकी पीपीटी मिल जाएगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मध्यकाल तक हो गया। मध्यकाल के बाद आप जानते हैं कि आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। तो आधुनिक भारत में जो रूप धीमे धीमे आज कहीं ना कहीं है, जो स्थानीय सुशासन है, इसके पहले आप लोग ने ध्यान दिया होगा कि अभी अगर हम देखें तो हमारे यहां विधि का शासन है, विधि का शासन। अब इस चीज का तात्पर्य सिंपल सा आप देखेंगे तो विधि का शासन अंग्रेजों के समय से आया। ब्रिटेन में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है विधि के शासन की, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे इसके पहले क्या अंतर था और इसमें क्या अंतर आया। इसके पहले व्यक्ति का शासन था, व्यक्ति का शासन था। जो शासक हुए उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्था को बदला। लेकिन अंग्रेजों के समय जो सबसे अच्छी बात रही वो रही विधि के शासन की, यानी कि किसी व्यक्ति के शासन की बात नहीं थी। कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं होगा, सब विधि के समक्ष होंगे। हालांकि विधि के दुरुपयोग की बात और ये सारी बात अलग है, लेकिन मूल भावना यही थी, ठीक है। तो यहां पे देखिएगा विधि के शासन की जो बात आई और जो आधुनिक रूप में कहीं चलकर आगे बढ़ा। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में, लॉर्ड मेयो का नाम लेते हैं, लेकिन थोड़ा उससे भी पीछे चलिए। 1863 में देखेंगे तो गांव की विकास, गांव का जो डेवलपमेंट है, ठीक है, उसके तरफ सबसे पहला ध्यान गया 1863 में। और इसके डेवलपमेंट के लिए क्या किया? विभिन्न राज्यों में ग्रामीण स्वच्छता अधिनियम पारित किए गए, जो वहां पे लोकल डेवलपमेंट को लेकर बढ़ावा देते थे, जागरूकता को लेकर एक थोड़ा सा लोगों को सजग करना चाह रहे थे कि भाई देखो गांव की स्वच्छता बहुत महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी ने भी खूब प्रयास किया, लेकिन ये काफी पुरानी बात है, ठीक है। उसके बाद महात्मा गांधी प्रयास करते हैं, लेकिन एक संगठित प्रयास लॉर्ड मेयो के द्वारा 1870 में किया गया। लॉर्ड मेयो को भारत में स्थानीय सुशासन का जनक भी बोला जाता है। आप यहां पे देखेंगे इन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया, एक प्रस्ताव रखा कि विकेंद्रीकरण और स्वायत्त शासी संस्थाओं का गठन होना चाहिए, और इसलिए इन्होंने काउंसिल को अपनी एक प्रस्तुति दी ताकि इस पे पहल हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन का प्रस्ताव इन्होंने ही लाया, और उसके बाद इनका प्रस्ताव काफी ज्यादा सराहनीय भी था और आगे काम भी हुआ। एक प्रकार से शुरुआत यहीं से मानी जाती है, ठीक। आगे बढ़े तो आगे देखेंगे कि उसके बाद जो अगला काम हुआ रॉयल कमीशन का, एक कमीशन लाया गया, रॉयल कमीशन 1907 में स्थानीय सुशासन को लेकर था। इनका मानना था कि देखो भाई बात यह है कि जो सरकार है ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट थी लेकिन ब्रिटिशर्स के द्वारा रूल की जा रही थी, तो इसलिए उसको हम बोलते थे ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने सोचा कि जो लोकल डेवलपमेंट है वो तब तक नहीं हो सकता जब तक कि लोकल बॉडीज इंडिपेंडेंट नहीं होती। बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे कामों के लिए उसको दूसरे की तरफ नहीं देखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? आप देखिए, एक समय था जब बल की पूजा होती थी, फिर एक समय आया कि दिमाग की पूजा होने लगी, विद्वान की पूजा होने लगी, विद्वान ही सब कुछ होता था। लेकिन आज ध्यान दीजिएगा, आज अर्थ प्रधान युग है। अर्थ प्रधान युग है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। अगर आप समर्थवान है, यानी कि आर्थिक रूप से बलवान, तो अर्थवान के लिए काम करता है। विद्वान भी आजकल अर्थवान के लिए काम करता है, पैसे के लिए जॉब करते हैं लोग, ठीक है। तो अर्थ जिसके पास है वही प्रधान है। तो अर्थ के माध्यम से क्योंकि सारे काम होते हैं, आप लोग भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जिस भी जॉब के लिए,
आप देखेंगे कि वहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है कि आप सोचते हैं कि कुछ निश्चित अमाउंट आएगा हमारे अकाउंट में तो हम इंडिपेंडेंट हो पाएंगे, अपनी इच्छा से कुछ कर पाएंगे, घर वालों पे निर्भरता कम होगी और घर वालों की सहायता कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज के महत्व को आप भी समझते हैं। तो इन्होंने बोला कि अगर गांवों का डेवलपमेंट करना तो थोड़ा सा आर्थिक महत्व उनके पास होना चाहिए, वो टैक्स वगैरह शुल्क वगैरह लगाने की पावर दी जाए। तो रॉयल कमीशन 1907 में गठित किया गया और 1909 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, रॉयल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी। ध्यान दीजिएगा, रॉयल कमीशन ने जब देखा कि भाई ग्रामीण स्तर पर जो शुरुआत है, ठीक है, इसको ज्यादा महत्व दिया जाए, ना कि जिला स्तर पर। देखिए, पहले जब स्थानीय स्वशासन की बात की गई थी तो ग्रामीण स्तर की जगह जिला स्तर को या जिले को इकाई माना गया था। ठीक है, जिले को इकाई माने जाने का कारण ही यही था कि भाई एक बड़े लेवल पर, क्योंकि एकदम जमीनी लेवल पे तो काम कर नहीं पाएंगे, एक इकाई ऐसी होनी चाहिए जो संपन्न हो और जिसपे आसानी से काम किया जाए। लेकिन रॉयल कमीशन ने पहली बार बोला कि भाई देखो, अगर आपको ठीक से काम करना है और ठीक से उन समस्याओं को समझना है और ठीक से उसको इंप्लीमेंट करना है तो ग्रामीण स्तर से शुरुआत करनी होगी। ठीक है, स्वायत्त शासन असफल होने का कारण ही इन्होंने बोला कि भाई देखो, पहली चीज तो आप जिले स्तर पर कर रहे हो, साथ के साथ एक निर्वाचन का जो सिस्टम है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा कि प्रयास हो चुका था लेकिन उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी, लेकिन काम अच्छा चल रहा था। अब यहां पे ये बात आती है कि इन्होंने बोला कि देखो, उसको और बेहतर करना है या फिर जितना टारगेट आप लेके चल रहे हो वो टारगेट अगर अचीव नहीं हो रहा है तो आप जो है निर्वाचन की व्यवस्था करो। निर्वाचन का अभाव एक बहुत बड़ा कारण है। ध्यान दीजिएगा, अभी जैसे कि रॉयल कमीशन आया और उसके पहले आप देखेंगे कि जो भी हम पढ़ रहे हैं वहां पे बहुत डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। हमको एग्जाम के अकॉर्डिंग जो हमारा सिलेबस है, जो एग्जाम में हमको पास करा सके, वो चीजें पढ़ रहे हैं। अगर हिस्ट्री में जाएंगे तो फिर यही कुछ क्लासेस आपकी कई घंटों में चली जाएंगी जो भी हमने पढ़ा। ठीक है, तो परीक्षा उपयोगी होना चाहिए। बहुत नॉलेज बढ़ाने का मतलब यह है कि आप फिर उसके लिए पीएचडी वगैरह कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज की चीजें होनी चाहिए। चलिए, अब यहां पे अगर आप देखें तो ये सारी बातें आती हैं। तो इन्होंने बोला कि भाई आय जुटाने पर फोकस कीजिए। क्या फोकस कीजिए? आय जुटाने पर। आय के लिए उन्होंने बोला कि भाई कुछ टैक्स लगा सकते हैं आप, जैसे भूमि पर कर लगा सकते हैं। ठीक है, भूमि कर का एक हिस्सा जो है ग्राम पंचायतों को दिया जाए, यानी कि भूमि पर कर लगाएंगे और उसका थोड़ा सा हिस्सा ग्राम पंचायत को। भूमि पे कर तो पहले भी था, फसलों पे कर था, लेकिन उसका एक छोटा सा अंश उनको दिया जाए ताकि वो अपने हिसाब से काम कर सके। साथ के साथ इन्होंने बोला कि विशेष अनुदान थोड़ा सा दिया जाए। ठीक है, जो सरकारें हैं वो थोड़ा थोड़ा अनुदान दें, थोड़ा सा अपना बजट बना के, ताकि ये अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट बन सके और अपना काम कर सके। बात ये भी होती है ना कि जैसे अगर पैसा ऊपर से आ रहा है, कोई स्कीम है, वो पैसा करप्शन के चलते चलते नीचे पहुंचते पहुंचते लगभग खत्म हो जाता है, केवल पेपर पे ही रहती है। ठीक है, एक बहुत अच्छी कोई मूवी आई थी, उसमें एक कहानी थी कि कोई तालाब बनता है या कुआं बनता है, मुझे याद नहीं, लेकिन वही थी कि पेपर पे बन जाता है, रियलिटी में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो उसमें बाद में ऐसा कुछ रिपोर्ट होता है कि भाई हमारा तालाब ही चोरी हो गया। तो बोलते हैं कि ये ऐसे कैसे हो सकता है? बोले भाई पेपर पे देखिए बना है, गया कहां वो। ठीक है, तो चलिए वो बात अलग है। तो यहां पे देखिएगा विशेष अनुदान, विशेष अनुदान की बात है, तथा मुकदमों, जो मुकदमे होते थे उस पर थोड़ी सी फीस लगाई जाए और उस फीस को, मतलब जो फीस लगी थी लगाई क्या जाए या फिर विलेज के हिसाब से अलग से लगाया जाए, उसका कुछ अमाउंट, कुछ पैसा इनको दिया जाए स्थानीय स्वशासन को लेकर। ठीक है, साथ के साथ ये बोला गया कि न्याय संबंधी कार्य भी इनको दिए जाएं। जो ग्राम पंचायत है उनको न्याय संबंधी कार्य भी दिए जाएं। अब देखिए, न्याय संबंधी कार्यों की बात करें तो ये इतिहास भी बहुत पुराना है। पंचायत सदैव से, जब से हमने इतिहास पढ़ा, वो न्यायिक कार्य करती आ रही थी लगभग। आपने भी जो अभी भी देखा होगा गांव में, अभी तो उतना महत्व कम है, लेकिन पहले जो लोग थे उनसे पूछेगा तो पंचायत गांव में होती थी। गांव के ही 4-5 लोग, वो नियुक्ति और प्रधान के माध्यम से नहीं, गांव के ही कुछ लोग इकट्ठा होकर पंच बनते थे, 5 लोग, और गांव की समस्या, दोनों पक्ष की समस्या सुनते थे, अपना निर्णय देते थे। ठीक है, 4 आदमी मिलकर ना, तो वो बात मानी जाती थी। तो एक प्रकार से ये न्यायिक ही कार्य था। तो यहां पे क्या हुआ कि लीगल तौर पे न्यायिक कार्य किया गया। लीगल तौर पर उस पर बोला गया फीस लगाई जाए और उस फीस से थोड़ा सा अर्निंग की जाए, और बोला गया कि कैसे न्यायिक कार्य किए जाए, फौजदारी से संबंधित और दीवानी। देखिए, कोई भी केस जो कोर्ट में जाता है वो 2 ही प्रकार का होता है जनरली, एक सिविल मामला होता है, एक क्रिमिनल होता है। ठीक है, सिविल मतलब दीवानी, जो जमीन जायदाद जिन पे मारपीट वगैरह नहीं होती, क्राइम की जगह नहीं होता, मतलब कि मर्डर, रेप, ये सारी कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है, चोरी वगैरह के मामले इस तरह से जो आते हैं
तो ये सिविल मामले होते हैं। क्रिमिनल मामले जो बहुत आपराधिक मामले होते हैं, मतलब आपराधिक मामले होते हैं, क्रिमिनल, तो इस कैटेगरी बोला जाता है। तो बोला कि दोनों का सुनने का राइट। अब यहां पे मैं फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि पूछा जा सकता है, ठीक है। जब रॉयल कमीशन की अनुशंसाओं को अगर मान लीजिए पूछा गया तो दिमाग में रहना चाहिए कि उन्होंने बोला था कि क्रिमिनल और सिविल दोनों मामलों की सुनवाई करने के लिए इनको न्यायिक अधिकार दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे तो कहीं ना कहीं आज की जो पंचायती व्यवस्था है, जब आप डीपीएसपी को पढ़ते हैं, डीपीएसपी में आप देखते हैं कि उसको वैसे तो बांटा नहीं गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, लेकिन मूल रूप से देखें तो उसमें तीन लोगों की भावना है, या विद्वान उसको तीन भागों में बांटते हैं। एक बोलते हैं कि उदारवादी विचारधारा, एक बोलते हैं गांधीवादी विचारधारा, और एक आधुनिक विचारों से संबंधित विचारधारा है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप देखें तो गांधी जी का मत था, आर्टिकल 40 आप देखेंगे, वहां पे ये बात रखी गई थी कि भाई देखो क्या है कि गांधी जी का मानना है कि भाई जो असली भारत है वो गांव में निवास करता है, और गांव का डेवलपमेंट और स्वायत्त शासन ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो गांधी जी का मानना था कि पंचायती सिस्टम होना ही चाहिए, ठीक है। इसीलिए आप देखोगे जब राजस्थान में पहली बार पंचायती सिस्टम को व्यवस्थित रूप से लागू करने की बात आई तो 2 अक्टूबर को ही गांधी जयंती के दिन लागू की गई थी, ठीक है। तो ये चीजें महत्वपूर्ण है। तो इनका जो गांधी जी का मत था, इन्होंने बोला कि ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे है, इसको चाहे तो आप कॉपी कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट वगैरह आ सकता है एग्जाम में। थोड़ा सा क्या होता है, एक लेवल अप करके ही हमको चलना पड़ेगा, वैसे तो संभावना कम है, लेकिन जिस हिसाब से पेट का पेपर अभी हुआ है उन सबको देखते हुए लगता है कि थोड़ा सा अगर ऊपर आप एक लेवल अप करके नहीं पढ़े तो समस्या आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि कुछ भी पूछ ले रहा है। गांधी जी का मानना है कि सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथों में सत्ता आ जाने से नहीं, बल्कि इसके लिए सभी हाथों में क्षमता आ जाने से आएगा। केंद्र में बैठे 20 व्यक्ति सच्चे लोकतंत्र को नहीं चला सकते, ठीक है, यानी कि कुछ ही लोग सच्चे लोकतंत्र को नहीं चला सकते। इसकी चलाने के लिए क्या होना चाहिए, निचले स्तर पर गांव का प्रत्येक व्यक्ति इसमें शामिल होना चाहिए। इसके अलावा देखें तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है इनका कि गांव की सेवा से ही सच्चे राष्ट्र की स्थापना होगी, ठीक है। अन्य सभी प्रयत्न निरर्थक होंगे अगर गांव नष्ट हो जाए तो, क्योंकि हिंदुस्तान नष्ट हो जाएगा। उनका मानना है कि जो वास्तविक हिंदुस्तान है वो गांव में ही बसता है, और इस प्रकार से पूरा जो मिशन है हिंदुस्तान वही खो देगा। यानी कि वास्तविक हिंदुस्तान गांव में बसता है, और गांव का महत्व खत्म हुआ तो पूरा हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आगे हम चलते हैं। अब देखिए ये तो अंग्रेजों की बात रही, रॉयल कमीशन की बात रही। उसके बाद हम जब आजाद होते हैं, भारत आजाद होता है, तो सबसे पहला प्रावधान ये बोला जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी। इसमें देखेंगे आर्टिकल 40 में इसकी बात की गई है कि ग्राम पंचायत होनी चाहिए ना। तो इसके अनुसार बहुत से लोगों ने काम करना चालू कर दिया था, लेकिन बात यह थी कि प्रॉपर अधिनियम के तौर पे, क्योंकि आपको पता है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो बाध्यकारी नहीं है। क्या नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, मतलब कि राज्यों के ऊपर है लागू करे अथवा ना करे। लेकिन अगर पूरा आप चाह रहे हैं कि प्रत्येक राज्य लागू करे, या फिर कैसी व्यवस्था हो, त्रिस्तरीय हो, द्विस्तरीय हो, या फिर जिला स्तर की, यानी कि जिला को इकाई माना जाए या गांव को इकाई माना जाए, तो कैसी होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार ने क्या किया कि सरकार विशेषज्ञों की टीम गठित करती है, कमीशन बनाती है, फिर उनकी अनुशंसा लेती है, फिर उसके हिसाब से काम करती है। तो कुछ ऐसा ही हुआ, पंचायतों के विकास के लिए उन्होंने विभिन्न समितियां बनाई समय समय पर, ठीक है। उन समितियों की अनुशंसाएं बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखिए परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, हो सकता है क्रम पूछ ले, हो सकता है पूछ ले कि किस समिति ने कब अनुशंसा दी है, कब गठित की गई, ठीक है, या फिर इनकी प्रमुख अनुशंसाएं क्या है। देखिए पूरी अनुशंसा पढ़ने जाएंगे तो कई पेज में मिलेगी एक एक समिति की अनुशंसा, लेकिन आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस करना है। जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनके, वो हमने यहाँ पे शामिल किए हैं। देखिए पंचायतों के विकास के लिए गठित समितियां, अब यहां पे देखिए तो सबसे पहले आता है बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। क्या आता है, बलवंत राय मेहता समिति। इनकी अगर हम बात करें तो 1957 में इसको गठित किया गया था, टाइम याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने बोला कि भाई देखो गांव के विकास के लिए हमें क्या करना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम को लाना चाहिए, यानी कि टोटल समुदाय का विकास हो, गांव का विकास हो, उसके लिए कार्यक्रम हमको नियोजित रूप से चलाना चाहिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम इन्होंने कहा, ठीक है। इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायत की बात भी यहां पे की थी, ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायत की बात इन्होंने यहां पे की थी। अब देखिए
इसके बाद अगर हम देखें 1957 के बाद आप देखेंगे दूसरी समिति जो आती है वो आती है अशोक मेहता समिति 1977 में। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि भाई देखो जो पंचायती राज व्यवस्था है, क्योंकि आप देखेंगे कि राजस्थान में और एमपी में ये सारी व्यवस्थाएं थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं, राजस्थान के बाद अगर देखा जाए तो उसमें आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में लागू की गई थी, लेकिन पूरा एक प्रॉपर मॉडल नहीं था। तो उन्होंने बोला कि, और इन्होंने जो अनुशंसाएं दी थी, बोला उसकी कमियों को दूर करने के लिए बोला प्रयास किया जाए। तो अगली समिति गठित होती है, इन्होंने बोला कि कमियों को दूर करने के लिए प्रयास किया जाए, साथ के साथ जिलों की पंचायत को स्थान दिया जाए। ठीक है, यानी कि जो पंचायत है जिले की उसको महत्व दिया जाए, राजनीतिक दलों की भागीदारी हो, मतलब जो चुनाव होता है आप देखोगे कि जो पंचायत स्तर पे हो उसमें राजनीतिक दलों के तौर पर चुनाव लड़ा जाए, पार्टी से चुनाव लड़ा जाए, ये बात इन्होंने बोली। ठीक है, और नियमित चुनाव की बात भी इन्होंने की। महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, नियमित चुनाव की बात की। उसके बाद देखेंगे तो जीवीके राव समिति आती है 1985 में। कौन सी समिति आती है? जीवीके राव। अब यहां पे देखेंगे तो इन्होंने क्या अनुशंसाएं दी, इसको देख लीजिए आप लोग। पंचायती संस्थाओं को अधिक अधिकार देने की बात इन्होंने की। ठीक है, देखिए मैंने पहले ही बताया कि इनकी अनुशंसाएं पढ़ने जाएं तो बहुत डिटेल में है, बहुत ज्यादा है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपके सामने यहाँ पे रखी गई है। पंचायती संस्थाओं को अधिकार देने की बात की, जिला को मतलब जिला मुख्य इकाई हो, यानी कि देखिए अभी ग्राम इकाई की बात ये लोग नहीं कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, जिले को मुख्य इकाई बनाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात ये भी नियमित चुनाव की बात कर रहे हैं, यानी कि नियमित चुनाव को सभी ने महत्व दिया कि चुनाव होने चाहिए। उसके बाद डॉक्टर एल.एम. सिंघवी समिति की सिफारिश अगर हम देखें तो इन्होंने बोला कि ग्राम पंचायत की सिफारिश की, यानी कि बोला जाए कि भाई ग्राम पंचायतों को महत्व दिया जाए, न्याय जो है मतलब नए अध्याय, माफ कीजिएगा, नया अध्याय जोड़ा जाए, साथ के साथ न्याय पंचायतों को भी इन्होंने महत्व दिया। बोला कि ग्राम समूहों में न्याय पंचायतों को ऐड किया जाए, यानी कि उनके पास न्यायिक शक्तियां होनी चाहिए। आगे देखते तो सरकारिया आयोग और पीके थुंगन समिति है। ठीक है, पीके थुंगन समिति, इसके बारे में देखते हैं। वैसे तो सरकारिया आयोग की अगर हम बात करें तो सरकारिया आयोग क्या है? सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंधों को लेकर 1983 में आया था, लेकिन इसने संबंध में केंद्र राज्यों के संबंध के बारे में अनुशंसाएं देते समय स्थानीय स्वशासन के बारे में भी कुछ बातें कही थी। जैसे बोला कि नियमित चुनाव होने चाहिए, ठीक है, स्थानीय स्वशासन के संबंध में। वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के संबंध में भी इन्होंने सिफारिश की थी, और बोला कि देश में 3 तरह की संस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि केंद्र और राज्य संबंधों के बारे में मुख्य काम था इनका बताना, लेकिन स्थानीय स्वशासन के बारे में भी बोला। और सबसे महत्वपूर्ण बात इन्होंने बोली कि भैया 3 स्तर पर संस्थाएं होनी चाहिए, यानी कि केंद्र में, राज्य में और जमीनी स्तर पर, यानी कि स्थानीय स्वशासन के बारे में इन्होंने बात की थी। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद आता है पीके थुंगन समिति 1988 में। इन्होंने संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। अभी तक जो बातें हो रही थी, ठीक है, इन्होंने बोला कि सब ठीक है, बातें अच्छी हैं, लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको संविधान में प्रॉपर अधिनियम बनाकर पारित करके स्थान दिया जाए। देखिए इसके पहले क्या हो रहा था, देखिए 2 चीजें होती हैं, संवैधानिक और संविधिक। एक संविधिक का मतलब होता है कि कानून बना के पारित कर देना, संवैधानिक का मतलब होता है कि प्रॉपर उसको संविधान में स्थान दे देना। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इसको संवैधानिक दर्जा दिया जाए, संवैधानिक दर्जा दिया जाए, और इसीलिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया, जो 1993 से लागू किया गया। ध्यान दीजिएगा, पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम। ठीक है, पंचायत राज और ग्राम स्वराज अधिनियम। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अब इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं डिटेल से, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे 73वें संविधान संशोधन में। वैसे तो ये अधिनियम पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप लोग ज्यादातर चीजें जानते होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ परीक्षा के दृष्टिकोण से यहाँ पे आपको महत्वपूर्ण चीजें मिलेंगी, जिसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी तक देखिए बात हो रही थी, कानून बनाया जा रहा था, लेकिन संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया था किसको? पंचायतों को। अब ध्यान दीजिएगा, 73वां और 74वां संविधान संशोधन साथ ही में आए थे और स्थानीय स्वशासन से संबंधित थे। तो ये ग्राम पंचायतों के लिए था 73वां, 74वां स्थानीय शहरी स्वशासन के लिए था। लेकिन क्योंकि हम पंचायतों की तरफ फोकस ज्यादा कर रहे हैं तो सारा ध्यान लगभग हमारा यहीं पे रहेगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे शहरों के बारे में भी। ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता दी गई, ठीक है, यानी कि इकाई के रूप में मान्यता दी गई। 3 स्तर पर शासन की बात की गई। इसके पहले निर्धारित ढांचा नहीं था, कोई भी समिति कुछ भी बोल रही थी। इन्होंने बोला कि 3 स्तर पर होनी चाहिए। कौन कौन सी? ध्यान दीजिएगा, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत
अब ये क्षेत्र पंचायत में कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं और ग्राम पंचायत। देखिए ये तो 3 इकाई हो गई। क्षेत्र पंचायत जिसको ब्लॉक स्तर पे भी बोलते हैं, मध्य पंचायत बोलते हैं, खंड पंचायत भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र पंचायत नाम सुन के कंफ्यूज मत होइएगा। तो 3 स्तर पर पंचायतों की व्यवस्था की गई। मुख्य रूप से हम आगे चलकर इन्हीं तीनों को आगे चलकर डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसके काम क्या है, किस प्रकार से काम करती हैं, कौन सी समितियां होती हैं, कहां से मॉनिटरिंग होती है, कहां से शिकायत होती है, कहां से प्रधान की शिकायत होती है, कहां से सचिव की शिकायत होती है, कौन कर्मचारी होता है, क्या हायरार्की है, राज्य पंचायत मंत्री के नीचे कौन होता है, फिर सचिव होता है, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, ठीक है। डिटेल से ही आगे पढ़ने वाले हैं। तो 3 स्तर पर पंचायतों की बात की गई। 1 से अधिक गांव में बनी ग्राम पंचायतों का नाम। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, देखिए एक चीज है यहां पे जो नाम है, आपने देखा होगा कि ग्राम पंचायतें जो होती हैं, आपको आगे अभी बताऊंगा मैं, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत अलग अलग होती है, ठीक है। ग्राम पंचायतें जो होती हैं, आपने देखा होगा कई बार एक गांव की होती है, कई बार छोटे छोटे गांव को मिलाकर होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्राम पंचायत के लिए गठन के लिए कम से कम 1000 वोटर्स होने चाहिए, ठीक है। अब अगर इतने नहीं हैं तो कैसे किया जाए? तो फिर क्या होता है, 2-3 गांवों को मिला दिया जाता है, ठीक है। जब 2-3 गांवों को मिला दिया जाएगा तो, लेकिन ग्राम पंचायत का नाम तो किसी एक गांव के नाम पे होता है ना। मान लीजिए फलाना एक्स ग्राम पंचायत इसको बोलते हैं, पंचायत भवन पे उसका नाम भी लिखा रहता है, बाकायदे एक पंचायत भवन होता है। तो ये पता है किसके नाम पे होता है? जो ग्राम पंचायत, मान के चलिए कि 1000 पे गठन होना है, यहाँ पे XYZ 3 पंचायतें, 3 गांव हैं, ठीक है। इन गांव में मान के चलिए कि यहाँ पे 600 हैं, यहाँ पे 200 हैं और यहाँ पे 200 हैं। तो जो ग्राम पंचायत होगी उसका नाम, जो सबसे ज्यादा संख्या होगी उसी संख्या के आधार पर उसका नाम होगा, यानी कि इसको क्या हम बोलेंगे, एक्स ग्राम पंचायत। मान लीजिए किसी गांव का नाम बीरापुर है या फिर रामपुर है, जो भी है, सीतापुर है, तो मान के चलिए कि बीरापुर में ज्यादा है तो उसको बीरापुर ग्राम पंचायत बोलेंगे, ठीक है। कुछ मान लीजिए समथिंग समथिंग यहां पे ऐसा है। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, आर्थिक और सामाजिक विकास पर जोर। इसका मुख्य उद्देश्य ही होता है कि आर्थिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाए। आर्थिक और सामाजिक विकास से क्या मतलब है? देखिए, आर्थिक विकास और सामाजिक विकास किसी के व्यक्ति के जीवन में विकास के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य है कि समाज में आपके साथ किसी भी स्तर पर कोई भेदभाव ना हो। अब सामाजिक स्तर का भेदभाव होता क्या है? सामाजिक स्तर पर आपको समाज में आपकी जाति के आधार पर, आपको धर्म के आधार पर, आपको लिंग के आधार पर, यानी स्त्री पुरुष के आधार पर, ठीक है। यानी कि अगर किसी पुरुष को अनुमति है नौकरी करने की और महिलाओं को अनुमति नहीं है, तो ये सामाजिक आधार का भेदभाव है, ठीक है। कानून अनुमति देता है लेकिन समाज मना कर देता है। किसी, मान के चलिए कि किसी जाति विशेष के लोगों को रोका जाए, ठीक है, या फिर कुछ दुर्व्यवहार किया जाए, या फिर किसी अन्य प्रकार का भेदभाव किया जाए, महिलाओं के नाम पे, वृद्धों के नाम पे, बच्चों के नाम पे, किसी भी प्रकार का जबरदस्ती की जाए या फिर उनको डांटा जाए, डपटा जाए। बच्चों के नाम पे ये नहीं कि गार्जियन डांट रहे हैं, वो वाली अलग बात होती है ना, कोई पड़ोसी बच्चा समझ के आपको डांट दे रहा है, कुछ भी है, मतलब किसी भी प्रकार का समाज जो रिलेशंस बनाता है उस आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो क्लियर। आर्थिक आधार का क्या है? आर्थिक आधार का यह है कि आप कितने भी गरीब हो लेकिन कम से कम जीवन जीने योग्य व्यवस्थाएं आपको उपलब्ध कराई जाएं, जैसे कि कुछ रोजगार हो गया, नहीं हो कुछ हो रहा तो राशन जैसे मिलते हैं, ठीक है, राशन की दुकान होती है, कोटा होता है, तो सस्ते में आपको सामान दिया जाए, कम से कम बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत तो दिया जाए, ताकि आप थोड़ा बहुत मैनेज कर लें, थोड़ा बहुत यहां से एडजस्ट कर पाए। बिजली, पानी, सोलर सिस्टम, स्ट्रीट लाइट, फ्री में हैंडपंप्स वगैरह जो आते हैं, खादे आते हैं, शौचालय होते हैं, वृक्ष वगैरह होते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह से व्यवस्थाएं कराई जाती हैं। पहले व्यवस्थाएं जनरली प्रधान के माध्यम से अभी भी आती हैं, ग्राम पंचायत के माध्यम से, लेकिन कुछ व्यवस्थाएं देखिए डायरेक्ट आती हैं। जैसे एक है किसान सम्मान निधि, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आपके अकाउंट में साल के 6000 रुपए आते हैं, सीधे अकाउंट में आते हैं। पहले कुछ व्यवस्थाएं ऐसी थी जो प्रधान और सचिव के माध्यम से होते हुए आती थी, जो नीचे तक खत्म हो जाती थी। उस पर भी प्रधान एहसान जताते थे कि हमने आपको ये फलाना चीज दी है, ठीक है, और एक्चुअल में वो अब अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन जो डीबीटी सिस्टम आया, डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम, इसमें बहुत सारी चीजें आपके सीधे अकाउंट में आ जाती हैं, ठीक है। आर्थिक और सामाजिक विकास पर जोर देना। लाभार्थियों का चयन, लाभार्थियों का चयन मतलब जो बेनिफिशियरीज हैं वो कौन सी स्कीम का फायदा किसको मिलेगा। जैसे आपने देखा हैंडपंप्स हैं, स्ट्रीट लाइट है, जो सोलर वाली लाइट्स नहीं लगती छोटी छोटी, वो कहां कहां लगेंगी, ये तो ग्राम पंचायत ही डिसाइड करती है। एक्चुअली ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा डिसाइड करती है।
ग्राम सभा क्या है, ध्यान समझिएगा। यहां पे हमने बोला कि 3 गांव मिलकर एक ग्राम पंचायत बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि ग्राम सभा क्या है, तो यहां पे देखा जाए तो 3 ग्राम सभाएं, XYZ 3 ग्राम सभाएं, यानी कि जो भी गांव है और उस गांव में जितने भी वोटर्स हैं, मतदाता हैं, वो सब ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा अलग है, ग्राम पंचायत अलग है, ठीक है। ग्राम पंचायत वोटिंग के माध्यम से चुना जाता है, लेकिन ग्राम सभा, देखिए ग्राम पंचायत का क्या है, आगे हम चल के इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ग्राम पंचायत का क्या है कि 5 साल के लिए आती है। ग्राम सभा के तो आप आजीवन सदस्य रहते हो ना, वो कभी विघटित ही नहीं होती। मीटिंग होनी चाहिए इसकी, लेकिन आप लोग को जानकारी नहीं है। ये क्लास कंप्लीट पढ़िएगा, आपको बहुत जानकारी मिलेगी, ठीक है। ग्राम पंचायत के प्रधान प्रधान के खिलाफ आप बोल पाएंगे, सचिव से अपने जवाब ले पाएंगे, ठीक है, ठीक है। यहां पे देखिए क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत, तो इनके अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, सदस्यों को चुना जाता है। ये सारी सिस्टम लगभग ग्राम पंचायत का, ग्राम जो प्रमुख होते हैं यानी कि मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है, वोटिंग होती है, सारी चीजें आप लोग जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हर राज्य में निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, इसके माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग की बात हो रही है, इंडियन इलेक्शन कमीशन की बात नहीं हो रही जो विधायकों और सांसदों का, राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का चुनाव करता है, नहीं, राज्य निर्वाचन आयोग जो नगर पालिका और ग्राम पंचायतों का चुनाव कराता है। ये 6 समितियां यहां पे बनाएगी प्रॉपर तरीके से ग्राम पंचायतों के काम चलाने के लिए। ये पूछी जा सकती है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको रट लीजिएगा, ठीक है। बार बार क्लास में कई बार जिक्र होगा, तो मैं यही बताऊंगा कि 6 समितियां कौन सी हैं? नियोजन समिति, नियोजन विकास समिति, शिक्षा व निर्माण समिति। ध्यान दीजिएगा, ये अलग अलग हैं, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, ठीक है। शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, क्योंकि शिक्षा और निर्माण कार्य अलग अलग है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा हो गया स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 5वां हो गया प्रशासनिक समिति, और 6ठा हो गया जल प्रबंधन समिति। ये 6 समितियां बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं 73वें संविधान संशोधन की कुछ मुख्य विशेषताएं पढ़ लेते हैं, ठीक है। कुछ हमने थोड़ा सा कुछ नया तो सीखा ही होगा, जनरली जो पॉलिटी में पढ़ते हैं इतना डिटेल्ड नहीं रहता है वो, और ना ही उन परीक्षाओं में, जीएस की परीक्षाओं में इतना ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन इस परीक्षा का खास प्रयोजन ही ग्राम सभा से है, ग्राम पंचायत से है, तो चीजें डिटेल में आएंगी ही। पहली चीज अगर हम देखें तो यहाँ पे त्रिस्तरीय व्यवस्था है, जिला स्तर पर, खंड स्तर पर यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और उसके बाद ग्राम इकाई के रूप में ग्राम स्तर पर, ठीक है, पहली बात है। दूसरी बात इसमें यह व्यवस्था की गई है कि SC ST यानी कि शेड्यूल कास्ट अथवा शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के लिए अनुपात में, खासकर जनजाति की बात करें तो इसके लिए हम लोग पेशा एक्ट पढ़ेंगे अलग से, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया जो होता है, शेड्यूल्ड एरिया, उसके लिए अलग से एक्ट है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि जो भी अनुसूचित जाति और खासकर अन्य पिछड़ा वर्ग, OBC भी है, अदर बैकवर्ड क्लास, उसके लिए किसी भी ग्राम पंचायत में जितने लोग होंगे उस अनुपात में सीटें आरक्षित की जाएंगी। कई बार आप लोग सुनते होंगे ना कि भाई इस बार तो OBC की सीट है, इस बार ये सीट है, तो वो आरक्षण का मतलब यही होता है। अब यहां पे देखिए तो ग्राम सभा को आधारभूत इकाई माना गया है, यानी कि जिले को इकाई नहीं माना गया, इकाई मानकर ग्राम सभा को ही कार्य किया जाता है। 73 भाई सीधा पूछ लेगा आपसे, बस ये छोटी छोटी चीजें डायरेक्ट आपसे पूछी जाएंगी। उसके बाद देखिए तो महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। 73वें संविधान संशोधन के तहत आपने देखा होगा कि महिलाओं को आरक्षण 1/3 दिया गया है। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो जनरली जो प्रधान होते हैं, प्रधान पति का कॉन्सेप्ट आया था बीच में। कॉन्सेप्ट क्या आया था? चर्चा चली थी, चर्चा इस भांति चली थी कि महिला सीट आ गई, महिला सीट पे भैया पता है उनके पति देव खड़े हो गए, ठीक है। तो कहने को प्रधान तो महिला है, लेकिन उसका ना तो नाम पता है, ना तो गांव वालों ने शक्ल देखी है। काम प्रधान इनके पति देव, मान के चलिए कि कोई एक्स है महिला, मान लीजिए उनके पति का नाम क्या है, कुछ भी मान लीजिए, गांव में जैसे नाम होते हैं, मान लीजिए दूधनाथ है, ठीक है। अब पता चला कि प्रधान वो है लेकिन उनके नाम पे काम ये कर रहे हैं, ठीक है। मान के चलिए रमेश नाम है, कुछ भी नाम होता है, XYZ इस तरह से नाम होते हैं, तो पता चलता है कि प्रधानी इनके लिए लड़ी गई है, काम ये कर रहे हैं, प्रधान भी यही कह जाते हैं, सारे निर्णय भी यही लेते हैं, बस इनका क्या होता है, साइन होता है। लेकिन इस चीज पे गवर्नमेंट थोड़ा सा आने वाले समय में और सख्त हो सकती है, अभी है भी, तो ये कॉन्सेप्ट धीमे धीमे बदलेगा। लेकिन इसका जब तक महिलाएं उतनी सशक्त नहीं होंगी, अपने अधिकारों को नहीं जानेंगी, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। तो 1/3 महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। तो कई बार इस चीज पे कंफ्यूज मत होइएगा कि महिलाओं को तो उतना देखा नहीं जाता, उनके पति कई बार खड़े रहते हैं, गांव के लोग इस चीज को जानते भी हैं, ठीक है। इसको प्रधान पति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रधान पति।
कॉन्सेप्ट, ठीक है। कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल समानता कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 साल पे चुनाव होता है। इसमें कुछ बारीक चीजें इसको समझ लीजिए। दूधनाथ और रमेश को हटा देते हैं, ठीक है। कार्यकाल की बात करते हैं। कार्यकाल की अगर हम बात करें तो कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है, 5 वर्ष, ठीक है। क्लियर है ये। अब 5 साल का कार्यकाल है, लेकिन अगर 5 साल के पहले प्रधान को कुछ हो गया या हटा दिया गया, मृत्यु हो गई, कुछ भी इन के प्रकार उन्होंने अपना पद छोड़ दिया, मान के चलिए 2 साल काम किया, उसके बाद क्या होगा, बचा 3 साल। तो क्या अगले व्यक्ति को जब चुना जाएगा तो क्या वो फिर 5 साल के लिए रहेगा? तो ऐसा नहीं है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह है कि 4 साल का कार्यकाल है, अगर अगला व्यक्ति जो उपराष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति बनेगा, तो बचे हुए टर्म के लिए बचेगा, यानी कि अगला प्रधान जो उसमें बनेगा वो मात्र 3 साल के लिए बनेगा, क्योंकि अगले 5 साल से चुनाव सबके साथ होने हैं, ये चीज है, ठीक है। तो सिर्फ 3 साल के लिए बनेगा। एक बात और कि ये पद 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रह सकता, यानी कि 6 महीने के अंदर कम से कम जैसे ही पद खाली होता है चुनाव कराया जाएगा, ठीक है। बाकी और भी चीजें पढ़ेंगे, उन पर अविश्वास प्रस्ताव लगा के प्रधान को कैसे हटाया जाता है, कैसे उनकी शिकायत की जाए, ये सारी चीजें आगे वाली क्लास में आपको मिलेंगी। अभी तो कार्यकाल हम लोग देखते हैं। राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग, जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन लाया गया तो भाई संस्थाएं बनाएगी, निकाय बनाएगी, ग्राम प्रधान और माफ कीजिए ग्राम पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई। 93 के बाद ये सारी चीजें हुई, धीमे धीमे सब राज्यों ने किया, सबसे बाद में बिहार ने किया, ठीक है। सबसे पहले एमपी ने लागू किया। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे भी। तो उसमें ये हुआ कि भाई देखो, जब संस्थाएं बना दी, चुनाव बना दिया, मतलब तो इसके चुनाव भी कराने के लिए एक संस्था होनी चाहिए ना। जैसे आप देखेंगे जो एमपी एमएलए के विधायक और सांसद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग कराता है, एक संस्था है, बहुत बहुत दुनिया की सबसे अच्छी संस्थाओं में से एक माना जाता है इसको। तो राज्यों में भी इस तरह की कोई विश्वसनीय संस्था होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो है हर राज्य में राज्य वित्त आयोग और चुनाव आयोग का गठन किया गया। चुनाव आयोग का गठन तो चुनाव कराने के लिए किया गया। वित्त आयोग का गठन क्यों किया गया? वित्त आयोग क्योंकि वित्त में किस प्रकार से अनुशंसाएं करनी है, क्या योगदान रहेगा, कैसे टैक्स का सिस्टम रहेगा, क्या पैसे का सिस्टम रहेगा, सारी अनुशंसा ये करती है और गवर्नमेंट उसको आगे लागू करती है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, इसमें 29 विषय हैं जो ग्राम पंचायतों को दिए जाते हैं, जिन पे वो काम करती है। अब ये बात अलग है कि 29 के 29 विषय हर राज्य में लागू नहीं है, ठीक है। 29 के 29 विषय हर राज्य में लागू नहीं है, प्रत्येक राज्य अपनी सुविधा के हिसाब से इसको अलग अलग लागू करता है। जैसे आप देखेंगे, एक मजे की बात मैं आपको बताऊं, आप जानते होंगे सरपंच और ग्राम प्रधान, आपसे अगर मैं पूछूं तो इसमें क्या अंतर है? बहुत लोग बोलेंगे एक ही है, लेकिन बस वही बात आती है कि किस हिसाब से कहां लागू किया गया है। जनरली एक ही कंसीडर किया जाता है और एक ही बोल भी दे तो कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां पे कहीं कहीं इसको न्यायिक काम करने के लिए सरपंच बोलते हैं और ग्राम प्रधान जो गांव का प्रधान होता है उसको प्रधान बोलते हैं। ये न्यायिक काम करता है, ये प्रशासनिक काम करता है, ठीक है। तो इस तरह की चीजें हैं। 73वें संविधान संशोधन द्वारा सुनियोजित पंचायती राज, ठीक है, 3 स्तर पर है, ये क्लियर हमने देख लिया। जिला स्तर पर, मध्य स्तर पर यानी क्षेत्र स्तर या ब्लॉक स्तर भी बोलते हैं, और अंतिम में होता है ग्राम स्तर। पंचायती राज व्यवस्था उत्तर प्रदेश, तो इसको हम लोग अगली क्लास में भी देखेंगे, यहां पे मैं बता दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947, ठीक है, और क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961, ठीक है। 2 चीजें हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया कब लागू किया गया था, 1947 में यह अधिनियम आ गया था और 15 अगस्त 1949 से पंचायत उत्तर प्रदेश में लागू थी, यानी कि बहुत पहले लागू हो गई थी। एक चीज ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश को पहले हम संयुक्त प्रांत बोलते थे, तो संयुक्त प्रांत पंचायती अधिनियम था, इसको बार बार संशोधित किया गया है, भले 47 का एक्ट है, 5 बार संशोधित किया गया। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कब कब कहां कहां किया गया, कई बार इसको पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। उत्तर प्रदेश क्षेत्र एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 ये लाया गया था, खासकर जो बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा आई थी कि तीनों स्तर पर पंचायत होनी चाहिए, उसी के बाद इसको संशोधित करके लाया गया था। उसके बाद भी आगे चलकर इसको संशोधित किया गया है,
ठीक है। और क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू होने के बाद 1995 में एक और सुधार अधिनियम लाया गया इन दोनों को इसके अनुरूप करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, आगे आने वाली क्लास में इसको हम पढ़ेंगे और सारी चीजें डिटेल से डिस्कस करेंगे। तब तक साथ में जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।